हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ पीओएम यानी यूनिट बी। मैंने यूनिट 1 डाल दिया था, राइट। लेकिन पार्ट 2 में थोड़ी सी देरी हो गई जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, थोड़ा डिले हो गया है वीडियो डालने में। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है मैं जल्दी से इस वीडियो को फिनिश करूँ और आपको ये वीडियो जल्दी मिले और आपकी पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाए और मुझे खुशी मिले। चलिए, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट 2 के अंदर लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्लान कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं किन चीज़ों का, एक एफिशिएंट फ्लो का, जो गुड्स, सर्विस या किसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन का होता है, किसके बीच में, एक मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के बीच में। यानी जहां से प्रोडक्ट बन रहे हैं और जहां पे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है किसी कंज्यूमर में, उस गैप के बीच में, मतलब उस पूरे टाइम पीरियड के बीच में जो हम गुड्स की प्लानिंग या एफिशिएंट फ्लो की प्लानिंग कर रहे हैं कि गुड्स को कैसे एफिशिएंट फ्लो में लेके जाना है, सर्विस कैसे फ्लो में जाएगी या फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अगर सिंपल वर्ड में बता दूं तो एक ऐसा फ्लो, मतलब उस जो हम मतलब एक ऐसा फ्लो जो गुड्स और सर्विसेज या रिलेटेड इंफॉर्मेशन का हो रहा है मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर्स के बीच में, उस फ्लो को कैसे मेंटेन करना है, प्लान करना है और इम्प्लीमेंट या फिर उसकी कंट्रोलिंग कैसे करनी है, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है लॉजिस्टिक। और ये किसके लिए होता है? ये सारी चीज़ों का एफिशिएंट फ्लो गुड सर्विस या रिलेटेड इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अब देखिए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में होता क्या है। एक्चुअली इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कवर होती है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स को ले जाने का सबसे पहला एफिशिएंट फ्लो किसके जरिए किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो ऑब्वियस सी बात, आपको ये क्लियर है। दूसरे नंबर पे इसमें चीज़ें कवर आ जाती हैं वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स, अब आप सोचो कि अगर मैंने एक मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक चीज़ों को लेके जाना है और उसको संभाल के कहीं पे रखना भी तो पड़ेगा। यानी अगर आप मैन्युफैक्चर से किसको देते हो? सप्लायर, सप्लायर से किसको देते हो? रिटेलर। अब जहाँ पे भी वो सामान एट द एंड रहेगा कंज्यूमर से पहले, उसको कहीं पे तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। यानी अगर आप सप्लायर को दे रहे हो तो सप्लायर भी कहीं वेयर हाउस में रखेगा, लेकिन अगर रिटेलर तक पहुंचा रहे हो तो रिटेलर भी कहीं वेयर हाउस में रखेगा। तो कुल मिला के एक वेयर हाउसिंग एक ऐसी सर्विस है जो इसके अंदर कवर होती है, जो भी एक मेन पार्ट इसमें कवर होता है, जो कह लो कि मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर के बीच में आप जिसको यूज़ ज़्यादा करते हो। देयर आफ्टर आपके पास आता है ऑर्डर फुलफिलमेंट। इसका मतलब होता है कि हमने ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना है, यानी ऑर्डर की पैकिंग के रिगार्डिंग या ऑर्डर की शिपिंग के रिगार्डिंग। अब आप देखो, कोई ऑर्डर आपको मिल रहा है तो ऑर्डर ऑर्डर की आपने प्रोसेसिंग, मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, मतलब इन शॉर्ट कंज्यूमर जब ऑर्डर कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज़, ऑर्डर की पैकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और ऑर्डर की शिपिंग टाइम बेसिस पे होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान में देना है फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर एफिशिएंट फ्लो। ठीक है। देयर आफ्टर आपके पास आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि एक तरीके से एफिशिएंट फ्लो बनाना है और कोऑर्डिनेशन बनाना है जितनी भी एक्टिविटीज़ हम इस गैप के बीच में कर रहे हैं। यानी मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी हो रही हैं, उनके बीच में एक प्रॉपर लिंक बनाना है, ताकि किसी का भी कनेक्शन टूट गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो लॉजिस्टिक में काफ़ी काम देता है। कैसे सर? ऑब्वियस ही बात है कि मेरा प्रोडक्ट, मतलब इन शॉर्ट, कि फ्यूचर डिमांड मेरे प्रोडक्ट की क्या होगी, मैं उससे डिसाइड कर सकता हूं कि मेरा इन्वेंट्री लेवल कितना होगा, मैं कितना अपने पास गुड्स का स्टोरेज रख सकता हूं और मेरी प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होगा या मेरी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। उन चीज़ों के बारे में मैं अपनी डिमांड फोरकास्टिंग कर सकता हूं किसके अंदर? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट मीन्स यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द रियल टाइम ट्रैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन विद इन द सप्लाई चेन। सर, मतलब क्या था इस चीज़ का? मतलब ये था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एक ऐसा पार्ट है जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए? रियल टाइम सिस्टम को अरेंज करने के लिए। मतलब क्या है कि रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेज कितनी करनी है, रियल टाइम मेरे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग कितने, मतलब ऑर्डर कितने प्रोसेस किए जा रहे हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन
रियल टाइम कम्युनिकेशन मीन्स अगर मेरे पास कस्टमर अपनी मतलब फीडबैक देना चाहता है या कोई अपनी कंप्लेंट बताना चाहता है या कोई बात करना चाहता है, तो उसी समय आप जैसे चैट ओपन नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है कि मैं साइट पे जाके कहना चाहता हूँ कि मैंने बात करनी है। आप मतलब किसी मतलब वहाँ पे एक जहाँ पे भी आप ऑर्डर कर रहे हो, कोई कंप्लेंट है, आपको कोई कंप्लेंट करनी है, तो वहाँ पे चैट बॉक्स होता है ना। तो उस चैट बॉक्स में आप जब मैसेज डालते हो तो ऑटोमेटिक रिप्लाई ऑटोमेटिक भी आते हैं कई बार, और कई बार वहाँ से आगे कोई पर्सन आके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता है। तो वो जो अरेंजमेंट है वो भी इसमें कवर किया जाता है। वो किसकी वजह से होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से। तो वो भी एक प्ले रोल है जो किसके अंदर आता है? अपना मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अलावा पैकेज और लेबलिंग भी इसके अंदर कवर होता है, क्योंकि पैकेज और लेबलिंग के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कस्टमर मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, और दूसरी बात जो प्रोडक्ट है अगर वो प्रॉपरली पैकेज नहीं होगा तो उसके ऊपर जो लेबलिंग है वो भी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो वो क्लियर नहीं पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। और ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट का कुछ भी मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है चैलेंजेस। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, यानी एक मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सामान आपको कितना प्रॉब्लम दे सकता है। सबसे पहले है ग्लोबलाइजेशन। सर इसका मतलब ये होता है कि अगर सामान, जैसे अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया के बीच में ही सामान दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने कहीं बाहर भी सामान देना हो तो उसमें भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन। कस्टम प्रोसीजर्स आते हैं, अगर आपने कहीं पे एक्सपोर्ट करना है कोई काम, मतलब कोई गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट्स करने हैं, तो वहाँ पे कस्टम प्रोसीजर आता है। कुछ रेगुलेशंस ऐसी होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है, अगर आप पूरे नहीं करोगे तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर फुलफिल नहीं हो पाएगा। राइट। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आजकल जैसे कि एआई आ चुका है, या फिर कह लो कि बहुत सी ऐसी ब्लॉकचेन्स आ चुकी हैं, तो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी आजकल के टाइम में आ चुकी है जिनको समझना बहुत मुश्किल हो चुका है, या फिर कह लो एक समझने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए। तो उस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आ रही है तो हर चीज़ को मैनेज करने का तरीका नया आ रहा है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम सामने आती है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। अब जब मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक को लेकर जाना है सामान को, तो उसके बीच में बैलेंस इन्वेंट्री लेवल होना बहुत ज़रूरी है। यानी मतलब क्या था सर? मतलब ये कि इन्वेंट्री की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी। ऑप्टिमाइजेशन मतलब उसका यूजेज वेस्टेज में नहीं बदलना चाहिए। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यानी जितना हो सकता है होल्डिंग कॉस्ट को कम करना है, और ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री लेवल सफिशिएंट हो जो कस्टमर की नीड को पूरा कर सके। देन आता है लास्ट माइल डिलीवरी। लास्ट माइल का डिलीवरी का मतलब होता है कि एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ डिलीवरिंग द गुड टू द फाइनल डेस्टिनेशन। अब आपने मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक तो सामान पहुंचा दिया, लेकिन मेन काम आता है कस्टमर तक पहुंचाने का। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप अर्बन एरियाज में कस्टमर तक सामान पहुंचाते हो ना, तो एक लास्ट माइल डिलीवरी जो होती है ना, वो एक बहुत इफेक्ट देती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का घर ढूंढना, या कस्टमर से कह लो कि कांटेक्ट करना, या फिर कह लो कि उस एरिया में जाकर उसको स्पेशली देखना। क्योंकि अब मैं अगर कहूँ मुंबई से सामान आ रहा है पंजाब में, तो वहाँ आप मुंबई से पंजाब तो आ जाओगे, पर पंजाब से किस एरिया में आना है, किस एरिया से किस घर में जाना है, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि उसमें अपनी इन्वेंट्री को भी नुकसान नहीं पहुंचाना और कस्टमर को भी अच्छे से सेटिस्फाई करके प्रोडक्ट को दिलवाना है होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने चैलेंजेस के बेस पे ध्यान में रखना है। बाकी रिस्क एंड सिक्योरिटी तो एज यू नो वेरी वेल कि वो हर किसी केस में रहता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ये आपको ध्यान रखना ही होता है कि रिस्क थोड़ा कम हो, क्योंकि रिस्क एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हर किसी फील्ड में उसको मैनेज करना। और सिक्योरिटी ऑब्वियसली डैमेज ना हो जाए या डिस्ट्रप्शंस ना आ जाए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, ये ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कह लो कि कुछ पॉइंट्स हैं जो चैलेंजेस के अंदर आप फेस कर रहे हो किसके बीच में? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बीच में। अब हम बात करने वाले हैं सर नेक्स्ट टॉपिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक एंड टू एंड प्रोसेस होती है किसकी? डिजाइन, इंप्लीमेंटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। सर ये तो वही चीज़ हो गई? नहीं, वही चीज़ नहीं है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या था? वो भी यही था, लेकिन इन दोनों में बस इतना सा है काम कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है डिज़ाइन करना, उसका मतलब होता है प्लान करना। समझे मतलब? दोनों में इतना सा ही डिफरेंस है कि लॉजिस्टिक क्या करता है? प्लान करता है, और ये डिज़ाइन करता है उसको।
डिज़ाइन मतलब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें मेरा जो सामान है वो एक प्रॉपर फ्लो में पहुंच जाए, और मतलब और एक ध्यान रखना है कि जितना भी मेरा प्रॉपर फ्लो है उसमें कोई ब्रेकेज ना हो, यानी कोऑर्डिनेशन बना रहे। यानी कुल मिला के जैसे उसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग तो जस्ट एक स्टेप हुआ ना कि उस चीज़ को कैसे करना है, तो कैसे करने का स्टेप है वो, और ये करने वाला स्टेप है वो। तो ध्यान रखना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एक्चुअली डूइंग द वर्क, और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हम प्लान करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, देन कंट्रोल करेंगे। तो दोनों में जस्ट इतना सा फर्क है, और कैसे मैनेज करना है ये आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब पॉइंट आते हैं हम कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लाई करने में मदद करती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें कवर होती हैं? सबसे पहले आता है प्लानिंग के अंदर डिमांड प्लानिंग एंड सप्लाई प्लानिंग। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमें सबसे पहले डिमांड प्लानिंग करनी है कि हमारी कितनी डिमांड हो सकती है, हमारी फ्यूचर डिमांड कितनी हो सकती है प्रोडक्ट की, वो देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे सप्लाई प्लानिंग, कि अगर डिमांड आ जाती है उतनी जितनी हमें चाहिए, तो क्या उसके अकॉर्डिंगली हमारी सप्लाई कवर हो सकती है, हमारी सप्लाई तो शॉर्टेज में नहीं रह जाएगी, उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना। ठीक है, देर आफ्टर आता है सोर्सिंग। सोर्सिंग में क्या कवर होता है सर? आइडेंटिफाइंग, सेलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द सप्लायर टू एक्वायर द नेसेसरी मटेरियल, कंपोनेंट एंड सर्विस। ऑब्वियस सी बात है, अपने सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से मेरे सप्लायर्स हैं, इसके अलावा उनको सेलेक्ट करना और मैनेज करना, ताकि उनके पास भी प्रॉपर मटेरियल रहे जब कभी भी ज़रूरत पड़ जाए किसी सप्लाई को करने की। ठीक है, देयर आफ्टर आता है प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना, यानी द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सप्लायर, इंक्लूडिंग द नेगोशिएशन, ऑर्डर रिप्लेसमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम परचेजिंग की एक्टिविटी भी करते हैं, यानी जिसमें हम नेगोशिएशन करके चाहे ले रहे हैं गुड्स को, या फिर कह लो कोई ऑर्डर प्लेस करके ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किसी गुड्स को, या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम किसी से परचेज कर रहे हैं किसी गुड्स को। वो सारे ही पार्ट्स जो हम कर रहे हैं इसके अंदर, वो किसके अंदर कवर होने वाले हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम। सर इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर रॉ मटेरियल हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी इसमें ही पार्ट कवर हो जाता है। इसके बाद जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हमने पढ़ा था वो इसके अंदर कवर होता है, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ बिगर कंसेप्ट और लॉजिस्टिक इज द पार्ट ऑफ दैट, राइट? क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक डिज़ाइन प्रोवाइड कर देता है और उसके अंदर प्लानिंग करनी है कि कैसे उसको मेंटेन किया जाए, वो लॉजिस्टिक का काम होता है। ठीक है, तो कुल मिला के लॉजिस्टिक इसके अंदर कवर होता है। एंड देयर आफ्टर इन्वेंट्री मैनेज कैसे करनी है, यानी इन्वेंट्री लेवल मैनेज करके रखना है, यानी रॉ मटेरियल कभी भी ज़रूरत पड़ जाए कम नहीं होना चाहिए। कोई भी जो वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है काम, उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। कोई भी फिनिश गुड्स अगर हम बना रहे हैं तो वो कस्टमर की डिमांड को मीट आउट करने वाला हो। ये चीज़ आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कवर होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ध्यान में रखने हैं, चाहे वो एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाए और चाहे वो कंपोनेंट्स के अंदर आ जाए। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका एक ही क्वेश्चन बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो अब डन हो गया होगा। चलिए, हाँ जी, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इन्वेंट्री फंडामेंटल। इन्वेंट्री फंडामेंटल मतलब उसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार और इसी वे में आता है। तो चलिए, सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है कि एक तरीके का स्टॉक जो हम गुड्स और सर्विसेज या गुड्स और मटेरियल यानी रॉ मटेरियल का रख रहे हैं अपने पास, या बिजनेस अपने पास रख रहा है किस पर्पज़ के लिए? कि उसने कोई प्रोडक्शन करनी है, कोई प्रोसेस करनी है, या फिर उसको बाद में सेल करना है। तो कुल मिला के ये उसका मेन पर्पज़ होता है इन्वेंट्री रखने का। ऑब्वियस सी बात है, इसको कस्टमर की डिमांड के लिए भी रखा जाता है कि अगर कोई कस्टमर प्रॉम्प्टली चाहता है कि मुझे मेरी ये चीज़ चाहिए, या फिर कस्टमर मेरे पास आता है और ये कहता है मुझे ये चाहिए और ज़रूरी चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, तो ऑफ कोर्स मुझे उस समय अपने पास इतना इन्वेंट्री होल्ड करके रखना पड़ेगा कि मेरी इमरजेंसी डिमांड अगर कोई है मेरे कस्टमर की, तो वो उसकी पूरी हो जाए और कस्टमर मेरा सेटिस्फाई हो जाए। दूसरा आता है प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कस्टमर की डिमांड को पूरा करना, उससे पहले प्रोडक्शन की प्रोसेस का फ्लो चलता रहे, ये भी ध्यान में रखना है। कभी प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कस्टमर 2 महीने बाद आ रहा है तो उसके बेसिस पे वेट करना है। तो ऑफ कोर्स आपका कस्टमर फ्लो हर दिन तो चलता रहता है, तो ऐसे ही प्रोडक्शन फ्लो भी आपका चलता रहना चाहिए। प्रोडक्शन में कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसलिए इन्वेंट्री होल्ड करके रखनी पड़ेगी। देन आता है सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड का मतलब क्या होता है कि मैनी बिजनेस एक्सपीरियंस अ सीजनल फ्लक्चुएशन इन द डिमांड based on season and maintain the inventory help in managing the peak period. Of course, अब देखो सीजनल डिमांड का मतलब क्या होता है? कभी कभार किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम होती है,
मतलब ऑफ सीजन में। लेकिन जब उसका सीजन आ जाता है, अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप अब मैं अगर कहूँ मैंगो, तो मैंगो का भी सीजन होता है, वैसे तो आजकल सभी चल जाता है, लेकिन फिर भी फॉर एन एग्जांपल आप किसी चीज़ का भी ले सकते हो इसके अलावा। अब मेन चीज़ क्या है इसके अंदर कि अगर वो पीक सीजन पे आ जाए, पीक सीजन मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर पीक सीजन में कवर हो रही है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको उतना इन्वेंट्री होल्ड करके रखना ही पड़ेगा इमरजेंसी सिचुएशन में, कि आपकी कभी भी डिमांड मतलब वो ना रह जाए, कम ना रह जाए, या फिर कह लो डिमांड पूरी ना हो, ऐसा ना हो। ठीक है, तो पूरी हो जानी चाहिए, आपके पास इतना इन्वेंट्री होल्ड करके अपना रखना पड़ेगा। सप्लायर की वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी। मतलब क्या है, टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटी इन द सप्लाई चेन बिजनेस मेंटेन द सेफ्टी स्टॉक। आपने सेफ्टी स्टॉक का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है बीच में, राइट सर? वो क्यों रखा जाता है? सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है सेफ्टी पर्पस के लिए, मतलब कभी भी जरूरत पड़ जाए तो उतना मेरे पास स्टॉक बच के रखना है, मुझे बचा के रखना है। कभी भी मतलब इन शॉर्ट, कभी भी मुझे लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस पर्पस के लिए एक साइड पे मैं स्टोर करके रख लेता हूँ कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। वो इतना स्टॉक तो मेरे पास साइड पे हमेशा बना रहेगा, उसमें मैंने कुछ नहीं करना। तो सेफ्टी के लिए एक मैं स्टॉक हमेशा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि सप्लायर की क्योंकि सप्लायर की जो वेरिएबिलिटी है वो इस पे डिपेंड करती है। कई बार सप्लायर डिले कर देता है मुझे सामान पहुंचाने में, रॉ मटेरियल उसका डिले में आया, या फिर कह लो कि पता चला कि 5 दिन में आना चाहिए था पर नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो 10 दिन डिले हो गया। तो 10 दिन जो एक्स्ट्रा डिले हुआ है, मैं उसकी ये नहीं कि मेरी डिमांड खत्म हो जाए या मेरा इन्वेंट्री कम हो जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए कि वो 10 दिन मेरे पास कभी भी कोई कस्टमर अगर आए तो मैं उसको वापस ना जाने दूं, ये कहकर कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, उस 10 दिन का इमरजेंसी स्टॉक मेरे पास हमेशा रहना चाहिए। दैट इज सेफ्टी के लिए मेरे पास वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए। इकॉनमी फॉर स्केल, जब भी आप कोई एडवांटेज लेना चाहते हो, इकोनॉमीज लेना चाहते हो, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो और एक लंबे जगह तक पहुंचाना चाहते हो, यानी एक लंबे कह लो कि जिसमें आप बहुत सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट्स लेने का सबसे बढ़िया है कि इन्वेंट्री होल्ड करके रख लो। यानी कॉस्ट को सेव करने का तरीका, या फिर कह लो कि ज़्यादा इन्वेंट्री करने से आपको और भी बहुत सारे एडवांटेजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सिवाय होल्डिंग कॉस्ट के आपको एडवांटेज मिलेगी। होल्डिंग कॉस्ट तो लगेगी आपकी, होल्डिंग कॉस्ट एक डिसएडवांटेज के बेस में इसमें कवर होगा, लेकिन बाकी इकॉनमी ऑफ स्केल आपके पास आ सकती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कौन से फंडामेंटल्स है सर? आरओएल। सबसे पहले आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल एक ऐसा इन्वेंट्री लेवल होता है कि विच अ न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस टू रिप्लेस द स्टॉक बिफोर इट रन्स आउट। अब देखो मेरे पास जितना अवेलेबल स्टॉक है, ठीक है, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई साहब जब तक वो स्टॉक फिनिश होने वाला है, मैं उससे पहले ही कब ऑर्डर कर दूं, ताकि मेरे लास्ट यूनिट खत्म होने से पहले वो चीज़ मेरे पास आई हो, नया ऑर्डर मेरे पास कंप्लीट होके आ गया हो। यानी मतलब नई चीज़ जो नई, इन शॉर्ट कि जब मेरे पास चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, उससे पहले मैं कब ऑर्डर करूं, ताकि जो मेरी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं उससे पहले ही मेरे पास बाकी का सामान आ जाए और मेरा कभी भी सामान फिनिश ना हो। ठीक है ना? तो समझ रहे हो, मतलब इन शॉर्ट एक ऐसा न्यू ऑर्डर जो हम प्लेस करें, मतलब जो हम दे रहे हैं अपने सप्लायर को, उस समय मतलब एक तरीके से कह लो कि एक गैप होता है, मतलब इसके बीच में जो गैप होता है ना, कि जब मैंने ऑर्डर किया और जब वो सामान मेरे पास आया, और वो जो गैप होता है वो क्या बन जाता है? रीऑर्डर पीरियड। तो सिमिलरली रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि एक ऐसा इन्वेंट्री लेवल जिस पे आप नया ऑर्डर कर सको, ताकि मेरा जो पुराना सामान है वो खत्म होने से पहले ही वो नया ऑर्डर मुझे मिल जाए, मतलब वो नया जो मैंने ऑर्डर किया है सामान वो मुझे मिल जाए। ठीक है, सिमिलरली रीऑर्डर पीरियड क्या होता है? जब तक वो मुझे सामान, जो मुझे सामान मतलब जितने समय में वो मुझे सामान मिल रहा है। नेक्स्ट आता है ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक ऐसा ऑप्टिमल, आप कह सकते हो कि क्वांटिटी मतलब एक ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी होती है जिसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम होती है, यानी मिनिमाइज। मतलब इट इज द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, जो आपकी टोटल कॉस्ट को कम करे, ऐसा पॉइंट, ऐसा ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी क्या माना जाता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, यानी इसके अंदर हम दोनों ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट लेते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हमारी कॉस्ट सबसे कम लग रही है और हमें जिस पे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, यानी जिस पे ऑर्डर कॉस्ट भी हमें सेटिस्फाई है और जिस पे होल्डिंग कॉस्ट भी हमारी कम से कम लग रही होगी। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है? क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब एक सिंपल वे में अगर आप लो तो रिड्यूस द प्राइसेस पर यूनिट।
पर यूनिट में गिरावट करना ऑफर्ड बाय सप्लायर, यानी मैं अगर एक सप्लायर हूँ, मैंने अपने पर यूनिट में कहा कि चलो कोई बात नहीं 10 की चीज़ मैं 9 में दे देता हूँ, तो एक रुपये क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट है आपको जो मिला हुआ है। यानी इन शॉर्ट क्वांटिटी डिस्काउंट पर यूनिट अगर मैंने कोई प्राइस गिरा दिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो माना जाता है। लेकिन ये कब देते हैं, ये इसका क्या कंसेप्ट है सर? इसका कंसेप्ट बस इतना सा है कि कई बार जब आप ये चैप्टर कर रहे हो तो उसमें आपको एक ऑफर देगा सप्लायर कि मैं आपको, अगर आप 4000 का ऑर्डर एक साथ लेते हो तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा या 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो आपको बस टोटल कॉस्ट में कंपैरिजन करना होता है कि 4000 ऑर्डर पर और मेरा ईओक्यू जो बना हुआ है, ईओक्यू उस ऑर्डर पे मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है। दोनों के कंपैरिजन में मुझे जो कॉस्ट है वो कंपेयर करनी है। अगर मेरी ईओक्यू की कम कॉस्ट है और जो ऑर्डर करने की कॉस्ट है, बाकी मतलब जो 4000 ऑर्डर मैंने कहा था उसने डिस्काउंट लेने के लिए, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं अडेप्ट नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि क्वांटिटी डिस्काउंट लेने से मेरी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अगर वो कम हो जाती है तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, मैं क्वांटिटी डिस्काउंट लेने को तैयार हूँ, मैं 4000 ऑर्डर देने को तैयार हूँ एक साथ। तो कुल मिला के ये डिसाइड करवाने के लिए होता है ये स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीड टाइम, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इट टेक अ न्यू ऑर्डर टू बी डिलीवर वंस इट हैज़ बीन रिलीज। मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें मैं ऑर्डर मतलब मैंने जिस दिन ऑर्डर दिया और जिस दिन मुझे वो सामान आया, मतलब आज मैंने ऑर्डर दिया है और मुझे 5 दिन बाद सामान आने वाला है, तो यूजली 5 दिन का जो गैप है वो लीड टाइम कहलाएगा कि जिस दिन मैंने ऑर्डर किया और कितने दिन में मुझे सामान आया, इन दोनों के बीच में का गैप। ये मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 तरीके का होता है। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन और एवरेज कंजप्शन। इसीलिए मैक्सिमम ऑर्डर रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये आप सबको टर्मिनोलॉजी इसके अंदर क्लियर है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी स्टॉक। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक एडिशनल स्टॉक जो मेरी एक्सपेक्टेड डिमांड को मीट आउट करने के लिए मैं साइड पे रखता हूं, दैट स्टॉक इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। वेरी सिंपल। बाकी आपके पढ़ने के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। आई होप आपको इतना कोई मुश्किल टाइप इसमें नहीं नजर आएगा। नेक्स्ट आता है जस्ट इन टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लेना। जस्ट इन टाइम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा स्टेप जिसपे आप जीरो इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हो। मतलब क्या है सर, कि मतलब मैं कभी भी इन्वेंट्री अपने पास स्टॉक मतलब स्टॉक में नहीं रखूंगा, यानी इन्वेंट्री कभी भी होल्ड करके नहीं रखूंगा। यानी जब मुझे कस्टमर की डिमांड आएगी तब मैं उस चीज को मंगवाऊंगा और उसको पूरा करूंगा। यानी कुल मिला के जीरो प्रोडक्शन लेवल, इट मीन्स मिनिमम इन्वेंट्री लेवल एंड रिड्यूस द होल्डिंग कॉस्ट। इसका मेन एम यही होता है कि होल्डिंग कॉस्ट को कम से कम रखना है और जब जरूरत पड़ेगी, जस्ट इन टाइम, जब कस्टमर डिमांड करेगा तभी प्रोडक्ट को बनाना है, उस चीज को मंगवाकर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है अब होल्डिंग कॉस्ट किसको कहते हैं। सर होल्डिंग कॉस्ट मैंने ऊपर पढ़ा, यानी ऑब्वियस ही बात है, जितना आप इन्वेंट्री होल्ड करके रखोगे भाई साहब, कहाँ पे करके रख रहे हो होल्ड उसको। होल्डिंग कॉस्ट मतलब क्या है, आप उसको कहाँ होल्ड करके रख रहे हो। आप उसको कहीं पे गोडाउन में होल्ड करके रख रहे हो, आप कहीं पे उसको कहीं ना कहीं मतलब स्टोर करके रख रहे हो। तो उस स्टोरेज का खर्चा, स्टोरेज कॉस्ट जिसको कहते हैं, उसको उस स्टोरेज जो हमने वेयर हाउस बनाया हुआ है, उस वेयर हाउस को मतलब उस वेयर हाउस में जो गुड्स रखे हैं उसके इंश्योरेंस का खर्चा, उसके खराब यानी ऑब्सोलेंस का खर्चा, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका खर्चा। तो ये सब चीज़ें जो कवर होती हैं वो किसके अंदर कवर होती हैं, होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। उस सभी सम अप चीज़ों को क्या कहा जाता है, होल्डिंग कॉस्ट कहा जाता है। सिमिलरली सर एक होती है सेटअप कॉस्ट, जिसको हम ऑर्डर कॉस्ट भी कहते हैं। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब होता है ऑफकोर्स, जब हम कोई चीज़ मतलब जो हम ऑर्डर कर रहे हैं किसी रॉ मटेरियल को, या फिर कह लो कि मैंने जो सामान मंगवाया और जो मैंने ऑर्डर दिया, जितने मतलब एक यूनिट के ऊपर मुझे कितनी ऑर्डर कॉस्ट लग रही है, राइट, आप समझ सकते हो। यानी एक ऑर्डर पे मुझे कितना देना पड़ा, तो ऑफ कोर्स मुझे कितने ऑर्डर पे कितना देना पड़ा, उसका सम अप क्या बन जाएगा, ऑर्डर कॉस्ट। और इसमें मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर के टाइम पे मेरी कोई डॉक्यूमेंट भी है, मेरे कोई डॉक्यूमेंट भी मैंने उसको फाइल करा और उस डॉक्यूमेंट की कॉस्ट भी मुझे देनी पड़ी, तो वो डॉक्यूमेंट्री कॉस्ट जो है ऑर्डर के ऊपर लगी वो भी बीच में ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट है जो ऑर्डर के ऊपर लगी वो भी बीच में आ जाएगी, कोई मशीन के सेटअप कॉस्ट है वो भी इसमें आ जाएगी, कोई पेपर वर्क है वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर कवर होने वाली हैं, ऑर्डर कॉस्ट के अंदर कवर होने वाली है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है पेनल्टी कॉस्ट। पेनल्टी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इंकर्ड व्हेन द डिमांड एक्सीड अवेलेबल इन्वेंट्री। अरे भाई साहब, आपने 2000 यूनिट स्टोर करके रखे थे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, पर पता चला कि जो डिमांड है वो 2500 यूनिट्स की आ चुकी है, तो 500 जो एक्सीड कर गई है वो आपकी पेनल्टी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास इतना सामान ही नहीं था जितनी डिमांड आ चुकी है।
तो जो 500 यूनिट आपने नहीं बना के दे पाए आप उनको, और जो 500 यूनिट आपके पास शॉर्टेज रह गई है कि आप उनको बना के नहीं दे पाओगे, वो जो 500 यूनिट की जो शॉर्टेज आपको एज अ कॉस्ट लग रही है वो क्या है? पेनल्टी कॉस्ट, यानी एक तरीके से जिसको हम स्टॉक आउट कॉस्ट भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास हो गया चैप्टर डन। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास चैप्टर परचेज मैनेजमेंट का। अब इसमें क्या कवर होता है सर? परचेज मैनेजमेंट मतलब होता है कि परचेजेस को मैनेज करना, यानी आप मतलब परचेजेस को मैनेज करने का मतलब कह लो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप परचेजेस की प्लानिंग कर रहे हो कि कितनी परचेजेस मैंने करनी है, कैसे करनी है, या फिर उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी प्रोसेस को हम किसके अंदर कवर करते हैं? परचेज मैनेजमेंट के अंदर। इसका मेन काम बस यही होता है कि हम राइट क्वालिटी का मटेरियल खरीदें, राइट क्वांटिटी में खरीदें, और राइट सोर्स और राइट टाइम जो है और राइट कॉस्ट जो है वो हमें लगे। मतलब क्या था सर? सब कुछ राइट होना जरूरी है। राइट मतलब राइट क्वालिटी, राइट कॉस्ट, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, ये सब चीज़ें राइट जगह पर अगर होंगी तो ही हमारी जो परचेजिंग है वो अच्छे से मानी, मतलब वो हमारी जो परचेजिंग है वो हमारे लिए इफेक्टिव मानी जाएगी। तो देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव जो परचेज मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए कि सारी जो परचेजिंग है वो राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट सोर्स से होनी चाहिए, राइट टाइम पे होनी चाहिए, और राइट कॉस्ट उसके ऊपर लगी होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है? अब सर इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो क्वेश्चन में कई बार आ जाते हैं। सर वो कौन से हैं? नंबर 1 है कॉस्ट एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि राइट कॉस्ट पे हमने चीज़ों को लेना है। तो परचेज मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है कि हमने जो चीज़ परचेज करनी है उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा ना लग रही हो, कॉस्ट एफिशिएंट हमने काम करना है। दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी के बेसिस पे हमने सारी चीज़ों को लेना है, बिना क्वालिटी के कोई भी कस्टमर हमारे से सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है? थर्ड आता है टाइमली प्रिक्योरमेंट। टाइमली प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है एक तरीके से टाइम फ्रेम के अंदर हमने अपनी सारी प्रोडक्शंस को मीट आउट करना है, यानी टाइम फ्रेम के अंदर हमने सारी परचेज अच्छे से कर लेनी है, यानी राइट टाइम पे। ये नहीं कि यहाँ कह लो कि जब ज़रूरत ही नहीं है तब भी परचेज कर रहे हो और जब ज़रूरत है तब आपने परचेज ही नहीं करा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइट टाइम पे जब ज़रूरत है, जब अवेलेबिलिटी चाहिए उस परचेजेस की, तब आपने उसे अच्छे से परचेज करना है और उसको उसको प्रोडक्शन में लगाना है। मैं बात कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की भी, और मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई रॉ मटेरियल भी परचेज करना है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो भी आपका राइट टाइम पे आपने परचेज करना है ताकि उसकी कमी कभी भी ना हो। ठीक है? देयर आफ्टर आता है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कोई परचेज करना चाहते हो तो किससे करना चाहते हो? सप्लायर से। तो अब आपका अगर रिलेशन उससे अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आपको अच्छे से क्वांटिटी देगा, अच्छी सी क्वालिटी देगा, और अच्छे टाइम पे, मतलब सही टाइम पे दे देगा और सही कॉस्ट पे दे देगा। लेकिन अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो ये सब जो मैंने आपको चीज़ें कही ये अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो देयर शुड बी दैट। ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप परचेज मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल आपका मेंटेन रखना है पड़ेगा आपको कि जब भी आप कोई परचेज कर रहे हो उसमें किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं होना चाहिए। रिस्क मतलब अगर कोई मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है, अगर कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं, या कोई सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आने लग जाती हैं, तो उसको प्रॉपर मैनेज करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक सप्लायर मेरा काम नहीं, मतलब अगर मेरे एक सप्लायर से मुझे सामान नहीं आ पा रहा तो मैं उसके ऊपर डिपेंड रहूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अदर सप्लायर जो मेरी इमरजेंसी डिमांड को या मेरे रेगुलर सप्लायर के साथ मुझे डील कर रहा हो। ठीक है? नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। जब भी आप कोई परचेज करोगे देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप किस सप्लायर से परचेज कर रहे हो, कितने में परचेज कर रहे हो, किस तरीके से परचेज कर रहे हो, ये सब क्लैरिफिकेशंस आपके अकाउंट्स में होनी चाहिए। ये आपको कहा गया है परचेज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के अंदर। ठीक है? तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आई होप ये आपको परचेज मैनेजमेंट का टॉपिक अच्छे से क्लियर कर गया होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को, मतलब इस पॉइंट्स को लिख सकते हो डेफिनेटली। ठीक है? चलिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक, जो दो टॉपिक्स रह गए हैं, दैट इज वर्क मेजरमेंट एंड द वर्क स्टडी। वर्क मेजरमेंट एंड वर्क स्टडी के नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वर्क मेजरमेंट क्या होता है सर। वर्क मेजरमेंट का मतलब होता है कि जिसको हम एक टाइम स्टडी या मोशन स्टडी के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक टास्क को करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है या कितना टाइम लगना चाहिए, वो प्रोसेस जो इस चीज को देखती है, दैट इज कॉल्ड एज वर्क मेजरमेंट।
ठीक है। तो वर्क मेजरमेंट का वेरी वेरी सिंपल आपको मीनिंग पता चल गया। इसका मेन गोल बस यही होता है कि जो मैंने टाइम सोचा है उसके अकॉर्डिंगली टाइम हो, मतलब उसके अकॉर्डिंगली काम हो जाना चाहिए बस। ठीक है, उससे डिले नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हम अगर बात करें कि वर्क मेजरमेंट जो हमने करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये कैसे करें, इसकी टेक्निक, इसके मेथड्स क्या है सर। तो सबसे पहले आता है आपके पास टाइम स्टडी। टाइम स्टडी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले टाइम स्टडी में आप यही देखोगे कि आप टाइम रिकॉर्ड करने का टाइम, मतलब आप क्या करोगे कि जो भी वर्कर जिसको मैंने वो काम दिया है, आप उसका टाइम रिकॉर्ड करोगे कि आपने वो काम किया कैसे। यानी आप स्टॉप वॉच के जरिए आप उसके काम को शुरू करोगे कि आप जब स्टॉप वॉच शुरू करते हो उसका काम शुरू हो जाएगा, और जब उसका काम एंड हो जाएगा आप स्टॉप वॉच एंड कर दोगे। एंड देन आप कंपेयर करोगे कि आपको आप मतलब आपके मतलब आपने जो काम दिया था जिसको, उसको कितना टाइम लगा उसको करने के लिए, और एवरेज पर्सन को उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, इस चीज़ को चेक करने के लिए। तो कुल मिला के वर्क मेजरमेंट अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय की चेक करनी है, किसी जॉब के ऊपर चेक करनी है, तो आप टाइम स्टडी के जरिए भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, जो कि एक एवरेज और बहुत सिंपल सा वे है जो आपको पता है। ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट इसमें कवर हो जाता है पीएमटीएस। पीएमटीएस का मतलब क्या होता है? फोकस ऑन प्री डिटरमिन्ड एलिमेंटल टाइम फॉर द बेसिक ह्यूमन इमोशन, एंड अ स्टैंडर्ड डाटा सेट इज एस्टैब्लिश फॉर द कॉमन मूवमेंट, एंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज कैलकुलेटेड बाय समिंग द एलिमेंटल टाइम्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व मोशन। इसमें हम सारा काम जो करते हैं ना वो एलिमेंटल टाइम पे करते हैं। सर एलिमेंटल मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर आपने ह्यूमन इमोशंस को जज किया, और उस ह्यूमन मोशंस के ज़रिए आपने चेक किया कि एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर कितना टाइम लग रहा है। तो आपने ऑन एन एवरेज 10 पर्सन्स को वो काम दिया, और ऑन एन एवरेज निकाल के देखा कि एक जो आपने काम दिया है वो 5 घंटे के अंदर कवर हो रहा है। तो फिर आप उसको एक बेस मान लोगे किसी अनदर पर्सन को टेस्ट करने के लिए। तो जब आप अनदर पर्सन के मूवमेंट्स को टेस्ट करने की कोशिश करोगे, यानी उसके वर्क को मेजर करने की कोशिश करोगे, तो आप इसको बेस बना के उसको कहोगे कि इस एलिमेंटल टाइम के बेसिस पे आपने काम करना है। यानी आपका जो टास्क है वो 5 घंटे के अंदर ओवरऑल कंप्लीट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑन एन एवरेज ह्यूमन इमोशंस फॉर दैट वर्क। ठीक है। तो कुल मिला के आप क्या करते हो, इसके अंदर एलिमेंटल टाइम्स के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हो, जो कि एक कह लो कि आपने टेस्टिंग की होती है बहुत से ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ऑन एन एवरेज उस काम पे लगा के, और उनका टेस्ट करके कि एक मोशन मूवमेंट, यानी आपके ह्यूमन मोशन मूवमेंट उस चीज़ को कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर पाते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है मोस्ट। मोस्ट का मतलब क्या होता है सर? मायनार्ड ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक। सर ये तो पढ़ी नहीं है, कभी हो सकता है कभी ना पढ़ी हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप कह लो कि मोशन टाइम को ना आप ब्रेक कर देते हो, मतलब बेसिक मोशंस में। मतलब आप क्या करते हो कि जो एक मोशन टाइम आपका होना चाहिए, जो आप पर्टिकुलरली टाइम यूज़ कर रहे हो, उसको आप ब्रेक कर देते हो बेसिक मोशंस में, एंड फिर आप एक एक मोशन को टाइम देते हो। यानी अगर मैंने अब आपको क्या कहा कि जैसे एक प्रॉपर काम हो गया, प्रॉपर काम का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर कितना टाइम लगा, राइट। अब मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर हर एक एक्टिविटी होती है, आप हर एक एक्टिविटी के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हो। तो आपने उस पूरे मोशन टाइम को जो एक जॉब के ऊपर लग रहा है उसको ब्रेक कर दिया एक टोटल एक्टिविटीज के बेसिस पे और बेसिक मोशंस के बेसिस पे कि आप पर्टिकुलरली एक मोशन कितने टाइम पीरियड में कर रहे हो, और फिर आपने उसको देखा कि आप इस मोशन को इतने टाइम पीरियड में करोगे, और अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते तो फिर आपके ऑब्वियसली मोशंस वीक है, इस चीज़ को जज किया जाएगा, और इस तरीके से आपकी वर्क मेजरमेंट को देखा जाएगा। तो कुल मिला के आप क्या करते हो, इसमें डिवाइडेशंस करते हो बेसिक मोशंस में अपने टोटल इमोशंस को और आप अपने टोटल मोशंस को। ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्क सैम्पलिंग। वर्क सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें आप सैंपल ले लेते हो। सैंपल का मतलब होता है इन शॉर्ट कि आप रैंडम ऑब्जर्वेशंस उठा लेते हो कि मेरे वर्क, मतलब इन शॉर्ट आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं एक काम के ऊपर, ठीक है, आपने रैंडमली देखा कि 100 वर्कर काम कर रहे हैं, आप सभी का वर्क मेजरमेंट थोड़ी करोगे। आप ये देखना चाहते हो कि सभी वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं।
आपने उसमें से 15 उठा लिया और ये देखना शुरू कर दिया कि उस 15 की स्पीड क्या कर रही है और 15 का वर्क मेजरमेंट क्या जज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस 15 के ऊपर आपने जो सैंपल लेकर टेस्ट किया है कि आपकी जो वर्क मेजरमेंट है वो मतलब जो पूरी होनी चाहिए थी, यानी जो आपने टाइम पीरियड दिया था या फिर जो आपके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड उस काम को करने के लिए बनता है वो पूरा हो रहा है ऑन एन एवरेज या नहीं। तो आप टोटल टेस्टिंग नहीं कर रहे हो हर एक पर्सन की, आप जगह एक सैंपल ले लेते हो ये देखने के लिए कि एक एक्टिविटी के ऊपर एक स्पेसिफिक पीरियड में, आप एक एक्टिविटी के ऊपर एक स्पेसिफिक पीरियड में आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो अपने वर्कर्स की, उसमें से कुछ सैंपल उठाकर वो जज करना शुरू कर दिया कि वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने समय में काम कर रहे हैं और मेरा जो ये काम है वो कितने कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन में कंप्लीट हो रहा है, देन इट इज़ कंसीडर टू बी अ वर्क सैम्पलिंग। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो एक स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट ऑफ टाइम स्पेंडिंग ऑन द वेरियस टास्क एंड पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन इज इम्प्रैक्टिकल। ऑफ कोर्स मैं अब 100 बंदों के ऊपर तो प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकता ना एक साथ, तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्रेकआउट कर लेना है अपने आप को और कुछ सैंपल लेकर उस चीज़ को जज कर लेना है। नेक्स्ट आता है सिंथेसाइजेस फॉर द स्टैंडर्ड डाटा। सिंथेसाइजेस फॉर द स्टैंडर्ड डाटा का मतलब होता है यूजेस द स्टैंडर्डाइज्ड डाटा फॉर द वेरियस जॉब एलिमेंट टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टास्क। इट इन्वॉल्व्स combining the pre-established standard time for the specific moment and action to determine the total time for the job। ये वही बात आ जाती है सर जो हमने ऊपर अभी ये बात करी कि ऊपर हमने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि टाइम स्टडी ऑफ कोर्स स्टॉप वॉच के ज़रिए हो गया। पीएमटीएस की अगर मैं बात करता था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, एलिमेंटल बेसिस का लिया था। एलिमेंटल मतलब मैंने वहाँ पे एक टेस्ट करवा के जज किया था कि कैसे कैसे टाइम को डिवाइड किया जा सकता है और कैसे एक प्रॉपर टाइम पता चल सकता है कि एक वर्क को कितना लगा है और वर्क मेजरमेंट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्राइटेरिया ही सेट कर दिया, एक क्राइटेरिया ही सेट कर दिया कि इतना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। यानी अगर मुझे लग रहा है ऑन एन एवरेज कि इस जॉब के ऊपर 10 घंटे लगने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने फिक्स कर दिया कि 10 से ज़्यादा घंटे नहीं लगने चाहिए। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया कि इस जॉब के ऊपर इतना ही टाइम लग सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वर्क जो मेजरमेंट है वो इसी टाइम के बेसिस पे अगर हो रही है, तो वो कौन सा मेथड है, दैट इज कॉल्ड सिंथेसाइजेस फ्रॉम द स्टैंडर्ड डाटा। यानी आप वर्क मेजरमेंट स्टैंडर्ड डेटा के बेसिस पे कर रहे हो। क्लियर है, इसमें कोई टेस्टिंग नहीं की गई, इसने अपने ओपिनियन के बेसिस पे ये डिसाइड कर दिया कि क्या स्टैंडर्ड एक टाइम होना चाहिए इस पर्टिकुलरली चीज़ को पूरा करने का। ठीक है, देन आता है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। एनालिटिकल एस्टिमेटिंग का मतलब होता है इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन अ जॉब इनटू स्मॉलर टास्क। इसमें आप छोटे छोटे पार्ट्स में अपने टास्क को डिवाइड करते हो सबसे पहले, एंड एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। डिवीजन ऑफ वर्क समझते हो ना इसमें, तो सर वही है। तो आपने अपने काम को पहले डिवाइड किया और डिवाइड करके आपने उसमें आपने क्या किया, दैट इज कॉल्ड सर ये तो एलिमेंटल भी था, या फिर उसमें आप बात कर लो कि इसमें एक और चीज़ आ जाती थी सिमिलर टू, आपका आ जाता था मोस्ट। मोस्ट दैट इज़ अ मैन्युअल ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक। मैं आपको दोनों में बता देता हूँ कि उसमें हम क्या करते थे कि ब्रेक डाउन इनटू बेसिक मोशन। बेसिक मोशन का मतलब क्या होता था कि आपके टोटल मोशंस में आपने आपके बेसिक मोशंस कितने लग रहे हैं, आपके टोटल मोशंस में बेसिक मोशंस मतलब एक पर्टिकुलरली एक्टिविटी के ऊपर आप कितने अच्छे से वर्क कर रहे हो, एक पर्टिकुलरली एक्टिविटी के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है सर, इसमें है कि आपने अपने काम को पहले ही डिवाइड कर दिया, उसमें आपने अपने मोशन के बेसिस पे किया था, इसमें आपने अपने काम को पहले ही डिवाइड कर दिया है और उन बेसिस के ऊपर आपने डिसाइड किया है कि एक वर्क को कितना काम देना चाहिए। मतलब क्या है कि वहाँ पे आपने पहले वर्क करवाया और उस वर्क के ऊपर आपने टाइम जजमेंट करी और टाइम जजमेंट के बेसिस पे आपने डिवाइडेशन करी है बेसिक मोशंस में। लेकिन यहाँ पे पहले ही आपने टास्क को डिवाइड कर दिया और फिर टास्क को डिवाइड करने पर आपने असाइन किया कि इतना टाइम लगना चाहिए और फिर आपने जज किया कि कितना टाइम आपको लग रहा है उस काम में करने को। तो कुल मिला के दोनों में फ़र्क नज़र आ जाना चाहिए अगर आपको समझ में आया है तो। क्लियर है, मैंने बहुत टाइम लगा के समझाया तो ध्यान से समझ लेना एक बार रिपीट करके। चलिए, तो वर्क मेजरमेंट में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, स्टैंडर्ड कंडीशंस का, ऑपरेटिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग का, इक्विपमेंट एंड टूल्स। ऑब्वियस सी बात है कि वर्क मेजरमेंट करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ काम कर रहे हो, कहीं पे कोई
एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जहाँ पे आप काम कर रहे हो, यानी जो काम 10 घंटे में होना चाहिए था, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से वो काम अच्छे से हो नहीं पा रहा, तो ये देखना ज़रूरी होता है। ऑपरेटर स्किल, एक पर्सन की जो स्किल जिसको मैंने वो काम दिया है वो उस काम को कर पाएगा कि नहीं, वो भी देखना ज़रूरी है। इक्विपमेंट एंड टूल, अगर मैंने किसी काम को करने के लिए कहा है तो क्या उसके लिए राइट टाइम पे राइट अवेलेबल प्लेस के ऊपर कोई इक्विपमेंट टूल कमी तो नहीं है वहाँ पे, नहीं तो उसको टाइम तो लगेगा ही लगेगा उसको अरेंज करने में। देन आता है वर्क प्लेस लेआउट, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वो स्पेस कैसी है, क्या वो फ्री स्पेस है वहाँ पे, क्या काम करने के लिए कंफर्टेबल स्पेस है वहाँ पे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको वर्क मेजर करने से पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप बात कर पाओगे अच्छे से उस चीज़ की। ठीक है, बाकी एक बेसिक डिफरेंस है मोशन स्टडी और मेथड स्टडीज़ के बीच में, एक बार प्लीज़ इसे ध्यान से कर लेना, 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक वर्क स्टडी को करने के लिए। चाहे आप मतलब वर्क स्टडी कर रहे हो जब, तो कौन कौन से ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको चेक करने के लिए। तो सबसे पहले आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का पर्पस क्या होता है, इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन अ प्रोसेस। ठीक है, मतलब एक ऑपरेशंस, मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए उसके बारे में बात करी जाती है फ्लो चार्ट के जरिए। मतलब फ्लो चार्ट के जरिए हम देख लेते हैं कि किसका मतलब किसका काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए, यानी मूवमेंट ऑफ मटेरियल। हम मूवमेंट ऑफ मटेरियल देखना मतलब इसमें हम मतलब मूवमेंट कितनी, मतलब मटेरियल की मूवमेंट कैसे हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम की अगर हम बात करें, फ्लो ऑफ मटेरियल या फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हम जब उसको विजुअल फॉर्म में दिखाते हैं ना, तो वो बन जाता है फ्लो डायग्राम। यानी फ्लो डायग्राम का मेन पर्पस बस यही होता है कि हमने जो वर्क किया है उसमें हमारा मटेरियल किस तरीके से फ्लो कर रहा था, या फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे एक सिंप्लीफाइड वे में शो की जाए, यानी हमने किस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया, या फिर हमारा जो मटेरियल फ्लो है वो कितने अच्छे से इधर उधर जा रहा है, या फिर उसका हमने कैसे इस्तेमाल किया, या फिर मटेरियल कहाँ से कहाँ तक गया है, उस पूरी चीज़ को दिखाना दैट इज़ कॉल्ड फ्लो डायग्राम के अंदर पूरा किया जाता है। यानी अगर मैं आपको कहूँ जो फ्लो डायग्राम है वो आपको ओवरव्यू पूरा दे देता है कि मेरी प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक पूरी हो रही है, शुरू हो रही है और कहाँ पूरी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लो डायग्राम टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। इसका मतलब होता है कि रिप्रेजेंट द एक्टिविटी ऑफ टू हैंड और ऑपरेटर इन अ रिलेशन टू टाइम। मतलब क्या था सर, मतलब एक ऐसा काम जिसमें हम इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू टास्क। मतलब जहाँ पे अगर हम बात करें कि दो काम जो हो रहे हैं, मतलब अगर मैं कहूँ एक काम हो रहा है और दूसरी साइड पे दूसरा काम हो रहा है, तो दोनों में क्या कोऑर्डिनेशन है, दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो एक्टिविटीज़ लगी हैं उनके बीच में क्या कोरिलेशंस है, मतलब सेम एक्टिविटीज़ लगी है, सेम टाइम लगा है, या फिर कह लो कि सेम आउटपुट आई है कि नहीं आई, तो दोनों के बीच में कोरिलेशन दिखाने वाला चार्ट क्या माना जाता है, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट माना जाता है। ठीक है, देन आपके पास आता है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। वो ऐसा चार्ट जिसमें हम मल्टीपल चीज़ों को शो करते हैं, मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज़ को एक साथ शो करते हैं कि एक टाइम के ऊपर मैंने जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ करी हैं उसका कितना इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर कह लो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट हुई हैं उसका क्या रोल है, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जाता है। देन आपके पास आता है साइमल्टेनियसली मोशन चार्ट। साइमल्टेनियसली मोशन चार्ट का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज़ ऑफ द मल्टीपल सब्जेक्ट और आइटम अगेंस्ट अ कॉमन टाइम स्केल एम्फेसाइजिंग द मोशन पाथ। अब ध्यान से सुनो, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट भी वही था और साइमल्टेनियसली मोशन चार्ट भी वही है, बस दोनों में एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें हमने सारी एक्टिविटीज़ को दिखाया विदाउट एनी मोशन सिस्टम, कि उसमें कितना मोशन सिस्टम लग रहा है, यानी एक पर्सन कितना मोशन स्टेटस उसमें लगा रहा है, यानी एक पर्सन का कितना एक्टिविटी पार्ट उसमें लग रहा है, यानी एक पर्सन प्रोडक्टिव काम कितना कर रहा है, उसमें अनप्रोडक्टिव काम भी शो हो जाता है जो ऊपर मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने मोशन के बेसिस पे दिखाना है कि कितना एक्चुअल मोशन लगा है उस काम को करने के लिए, कितना प्रोडक्टिव वर्क हुआ है उस काम के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, और मैन मशीन चार्ट क्या होता है, इलस्ट्रेट द एक्टिविटी ऑफ बोथ ह्यूमन एंड मशीन।
कि ह्यूमंस और मशीन के बीच में क्या कोरिलेशन है, यानी ह्यूमन चार्ट क्या है, मतलब ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है और मशीन की एक्टिविटीज़ क्या है, एक ही चार्ट में जब दोनों चीज़ों को दिखाया जाए ताकि हम दोनों के बीच में कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन को देखकर समझ सकें कि क्या चल रहा है, क्या दोनों आपस एक दूसरे को मैनेज कर पा रहे हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए मैन मशीन चार्ट रेडी किया जाता है। दैट्स इट। तो ये कुछ टूल्स हैं जो वर्क स्टडी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वर्क को स्टडी करने के लिए। बस हो गया काम यहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स मैराथन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट 1 के अंदर ना एक क्वेश्चन रह गया था सीक्वेंस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है वैसे, लेकिन आने की उम्मीद हो सकती है, तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट्स के अंदर आपको दिख गया होगा वैसे, लेकिन कोई इतना खास है नहीं। 2 पेजेस 1.5-2 पेजेस का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। पिछली बार भी फीचर्स आए थे अगर आई भी तो, इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना कि सीक्वेंस कैसे बनाना है, यानी एक एक्टिविटीज़ का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पे मतलब मेंटेन करने के लिए ये जो प्रॉब्लम है उसको कंसीडर किया जाता है। तो बाकी इसके कुछ फीचर्स है, एक बार इसको स्टडी ज़रूर कर लेना। बाकी मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं जितना हो सकता है उतना आपको करवाया है, और मेरे ख्याल से अब आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो पास नहीं हो पाएगा अगर ये मैराथन अच्छे से देखकर जाता है। तो पास तो हो जाओगे, और इवनली आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बीच में से देखने को मिल जाएगा जो आपने ऑप्शन में रखा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपका ये हो गया होगा अच्छे से मैराथन, और रिवीजन भी हो गई होगी। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।